हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल। नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आरआरबी पैरामेडिकल पोस्ट की रिक्रूटमेंट आ चुकी है, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 अगस्त से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और जिसकी लास्ट डेट दोस्तों 16 सितंबर 2024 होने वाली है। अगर दोस्तों आप फॉर्म भरने में कहीं पर भी मिस्टेक करते हैं तो उसके लिए करेक्शन विंडो होने वाली है। करेक्शन विंडो दोस्तों 17 सितंबर 2024 से लेकर 26 सितंबर 2024 तक वैलिड होने वाली है, ओपन रहने वाली है, जिसमें आप ये ड्यूरेशन में आपके जो मिस्टेक्स हुए हैं उसको करेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों जो आरआरबी पैरामेडिकल पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकली है, उस रिक्रूटमेंट में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की भी पोस्ट है दोस्तों। तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का फॉर्म कैसे फिल किया जाता है उसके रिगार्डिंग मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, लाइव डेमो वाला वीडियो बनाया था दोस्तों। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं होगा तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों ने ये वाला वीडियो देखा है उन लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको प्रॉब्लम फेस हुआ है, जिनको फॉर्म भरते वक्त काफ़ी दिक्कत आ रही, तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं। ओके, तो क्वेश्चंस जो पूछे हैं दोस्तों, उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कॉमन क्वेश्चन है। ओके, मतलब एक ही प्रॉब्लम काफ़ी सारे लोगों को फेस करना पड़ रहा है, तो उसी जो कॉमन कमेंट्स है दोस्तों, कॉमन प्रॉब्लम्स है, उसी के बैकग्राउंड पे या फिर उसी को कंसिडर करते हुए मैंने यह आज का वीडियो बनाया हूँ दोस्तों, कि आपके जो प्रॉब्लम्स है मैं आज इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो को कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो जो आपकी तरफ से मिस्टेक हुई है या फिर आपका डाउट है वो यहाँ पर क्लियर नहीं होगा, इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए कितने जोन से अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो आपकी आरआरबी पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट निकली है उसके टोटल 21 जोन्स है। उसमें मुंबई जोन है, मालदा जोन है, कोलकाता जोन है, बिलासपुर जोन है, अहमदाबाद जोन है, फिर उसके बाद में प्रयागराज जोन है। ऐसे टोटल कितने जोन्स है? टोटल 21 जोन है। ओके, उसमें से अगर मैं सबसे पहले मुंबई जोन से अप्लाई करता हूँ तो उसके बाद में मैं दूसरे किसी जोन से अप्लाई कर सकता हूँ क्या? एज लाइक चंडीगढ़ जोन हो गया या फिर कोलकाता जोन हो गया या फिर किसी भी जोन से मैं दूसरा एप्लीकेशन फिल कर सकता हूँ क्या? तो नहीं दोस्तों, ये आप ऐसा नहीं कर सकते। ये क्लियरली आपके नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। कोई भी पर्टिकुलर जो कैंडिडेट है उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही जोन से अप्लाई करना होगा। उसके लिए हम लोग एक बार एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस एडवर्टाइजमेंट के पेज नंबर 3 में ऑलरेडी मेंशन है, each candidate is allowed to apply only one RRB and only one common online application should be submitted by the candidate for any or all of the notified post। ओके, तो कोई भी एक पोस्ट के लिए या फिर 4 पोस्ट के लिए या फिर 10 पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए एक कॉमन एप्लीकेशन रहेगा दोस्तों, और सिर्फ एक ही आरआरबी जोन से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपके लिए कोई भी प्रोविजन नहीं है कि मल्टीपल जोन से आपको अप्लाई करने की इच्छा होगी तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ एक ही जोन से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। आई होप कि पहला क्वेश्चन जो था उसका डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने बार जोन चेंज कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो आप किसी भी पर्टिकुलर जोन से अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैं मुंबई जोन से अप्लाई करता हूँ या फिर मैं बिलासपुर जोन से फर्स्ट टाइम अप्लाई करता हूँ, लेकिन उसके बाद में मुझे ऐसे फील होता है दोस्तों कि मुझे बिलासपुर से नहीं, मुझे कोलकाता से अप्लाई करना चाहिए था, तो मुझे अभी क्या करना है? जोन चेंज करना है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मेरी डिज़ायर है कि मुझे जोन चेंज करना है तो क्या मैं जोन चेंज कर सकता हूँ क्या? नहीं दोस्तों, आप सिर्फ और सिर्फ एक ही जोन से अप्लाई कर सकते हैं। एक बार अप्लाई किए तो उसके बाद में आप दूसरे जोन से अप्लाई तो नहीं कर सकते, लेकिन आपकी अगर डिज़ायर है कि मुझे जोन चेंज करना है तो आपको जोन चेंज करते भी नहीं आता है। सिर्फ जो जोन से आपने फॉर्म फिलअप किए हैं वही जोन से अब आपको एग्जाम देना होगा। इसके बाद में आपके पास में कुछ भी ऑप्शन नहीं बचता है दोस्तों जोन चेंज करने का। ओके, तो आई होप कि ये वाले क्वेश्चन की भी आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। तो हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक जोन में कितने डिवीजन से प्रीफरेंस या फिर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर मुंबई डिवीजन है, मुंबई डिवीजन में पहला डिवीजन कौन सा है, सेंट्रल रेलवे, फिर उसके बाद में वेस्टर्न रेलवे। तो इसमें जो जो दो डिवीजन दिए गए हैं दोस्तों, तो उसमें से कितने डिवीजन में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितने कुछ डिवीजन्स है सभी डिवीजन में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, आप प्रीफरेंस दे सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि सेंट्रल रेलवे का पहला प्रीफरेंस देना है तो मैं पहला प्रीफरेंस देके फिर सेकंड नंबर पे WR रख सकता हूं, मतलब वेस्टर्न रेलवे। अगर मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कहीं पर भी कि मुझे WR से पहले प्रेफरेंस देना है, मतलब वेस्टर्न रेलवे को पहले प्रेफरेंस देना है, फिर उसके बाद में सेंट्रल रेलवे को सेकंड प्रेफरेंस देना है, तो मैं सेकंड प्रेफरेंस सेंट्रल रेलवे को दे सकता हूं। देखिए दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक जोन से फिल करना है फॉर्म, या फिर कंपटीशन करना है, या फिर दोनों जोन से कंपटीशन करना है। तो देखिए दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग, अगर मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों, आप है ना दोनों भी जोन, जितने जोन अवेलेबल है सभी के सभी जोन को यहां पर प्रेफरेंस देना अच्छी बात रहेगी। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक जोन को प्रेफरेंस देते हैं दोस्तों, तो एक जोन में जितनी वैकेंसी रहेगी उतनी ही वैकेंसी में आपको कंपीट करना होगा। ओके, जो दूसरे जोन की वैकेंसी रहेगी उसमें आप कंपीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि दोनों भी जितने कुछ यहाँ पर जोन्स अवेलेबल है सभी जोन यहाँ पर आप प्रेफरेंस में भर दीजिए। फिर उसके बाद में अगर हम लोग प्रयागराज की बात करते हैं, प्रयागराज जोन की, तो प्रयागराज जोन में देखिए दोस्तों 3 डिवीजन है। ओके, तो ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे और DLW, ऐसे 3 जोन है। अगर ऐसा एक कैंडिडेट है जिसको ऐसे लगता है कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे पहले नंबर पे रखना है, नॉर्दर्न रेलवे सेकंड नंबर पे रखना है और DLW थर्ड नंबर पे रखना है, वो रख सकता है। उसको लगता है कि DLW और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे दोनों ही ऑप्शन भरना है, तो दोनों भी ऑप्शन भर सकता है। अगर उसे लगता है दोस्तों कि सिर्फ मुझे नॉर्दर्न रेलवे ही भरना है, तो नॉर्दर्न रेलवे ही भर सकता है, या फिर तीनों के तीनों भी ऑप्शन भर सकता है। ओके, तो आपके पास में चॉइस है दोस्तों कि आपके विश पे डिपेंड करता है कि आपको कितने डिवीजन से अप्लाई कर सकता है। आप एक डिवीजन से अप्लाई कर सकते हैं, दोनों भी डिवीजन से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 3 डिवीजन होंगे तो तीनों भी डिवीजन से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भोपाल में WCR और WR है। WCR मतलब वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे और WR मतलब वेस्टर्न रेलवे हो गया दोस्तों, 2 डिवीजन है दोस्तों। फिर उसके बाद में बिलासपुर जोन की बात करते हैं तो उसमें सेंट्रल रेलवे और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे है दोस्तों। तो ये जो डाउट था दोस्तों कि एक जोन में कितने डिवीजन से अप्लाई कर सकते हैं या फिर प्रेफरेंस दे सकते हैं, आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या एक जोन में मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑलरेडी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आपको जितने पोस्ट के लिए अप्लाई करना है सभी पोस्ट के लिए यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सभी पोस्ट के लिए इन द सेंस, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है उस पोस्ट के लिए एक से ज्यादा 2-3 जितनी कुछ पोस्ट है दोस्तों, उसमें से जितनी कुछ पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन जो रहेगा दोस्तों वो सिंगल एप्लीकेशन रहेगा। सिंगल एप्लीकेशन में आपको जो 10th की डिटेल के बाद में आपको 12th की डिटेल फिल करना होता है, और 12th की डिटेल के बाद में जैसे आपका GNM कंप्लीट हुआ है तो GNM की डिटेल, फिर उसके बाद में अगर आपने एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा किया है तो एक्सरे टेक्नीशियन, अगर आपने ECG टेक्नीशियन का डिप्लोमा किया है तो ECG टेक्नीशियन, ये सभी एक ही एप्लीकेशन के अंदर में ये सब कुछ आपको मेंशन करना होगा। जितने कुछ आपके पास में क्वालिफिकेशंस है वो सभी एक ही एप्लीकेशन के अंदर में आपको मेंशन करना होगा। उसी के बाद में वही सिंगल एप्लीकेशन के बेसिस पे आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप की पोस्ट दिखाई दे रही है। डाइटिशियन, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ऑडियोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डेंटल हाइजीनिस्ट, डायलिसिस टेक्नीशियन, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर। तो देखिए दोस्तों, अगर मेरा GNM या फिर BSc नर्सिंग कंप्लीट हुआ है तो मुझे क्या करना होगा, 12th के बाद की डिटेल में BSc या फिर GNM की डिटेल फिल करना होगा। अगर मेरा लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट मतलब BSc लेबोरेटरी का अगर कोर्स कंप्लीट हुआ है तो उसके बाद में मैं ये भी डिटेल उसमें ऐड करना होगा। और जो सिंगल एप्लीकेशन रहेगा दोस्तों, तो उसके बेसिस पे आप बाकी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, बाकी भी पोस्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप मल्टीपल पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये दोस्तों आप एक जोन में मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे का डाउट हो गया है दोस्तों। आई होप कि ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम सेंटर कहाँ मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, ये काफ़ी सारे लोगों की क्वेरी थी कि अगर मैं
और यूपी से बिलोंग करता हूँ और मैं अगर मुंबई डिवीज़न से फॉर्म भरता हूँ तो ऐसी सिचुएशन में मुझे एग्ज़ाम सेंटर कहाँ मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेरी में दो टाइप की पॉसिबिलिटी है। दो टाइप की पॉसिबिलिटी मतलब ऐसा है दोस्तों, अगर यूपी का एक कैंडिडेट है जिसने मुंबई से फॉर्म भरा है तो वैसी सिचुएशन में उसको यूपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो मेजर सिटीज़ है वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर मिल सकता है, या फिर दोस्तों जिस डिवीज़न से उसने अप्लाई किया है उस डिवीज़न में भी उसको यहाँ पर सेंटर मिल सकता है। लेकिन मैक्सिमम चांसेस की अगर बात करते हैं दोस्तों, जिस जोन से आप अप्लाई करते हैं, ओके मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस जोन से आप अप्लाई करते हैं उसी जोन के स्टेट में आपको एग्जाम सेंटर मिलने के 99% चांसेस है। ओके, मतलब अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं और मुंबई से फॉर्म भरते हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो मैक्सिमम चांसेस है दोस्तों वो क्या है, आपका जो एग्जाम सेंटर वो रहेगा वो महाराष्ट्र में रहेगा। ओके, फिर उसके बाद में अगर कोई कैंडिडेट महाराष्ट्र का है और बिलासपुर डिवीजन मतलब वो छत्तीसगढ़ में आता है, ओके, तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर डिवीजन से फॉर्म भरता है तो ऐसी सिचुएशन में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि उसको छत्तीसगढ़ के कोई भी मेजर सिटी में सेंटर मिल सकता है, और जो लेस पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि महाराष्ट्र की जो मेजर सिटीज है वहां पर मिल सकता है। ओके, तो इसके बारे में एकदम श्योरिटी किसी को नहीं है दोस्तों। ओके, तो लेकिन ये चांसेस है, मैक्सिमम चांसेस जो है दोस्तों, जिस जोन से आप अप्लाई करते हैं उस जोन में ही आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा। ओके, तो आई होप कि ये जो एग्जाम सेंटर के रिलेटेड आपकी जो क्वेरी थी वो सॉल्व हो चुकी होगी। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम कौन सी लैंग्वेज में होगा। तो देखिए दोस्तों, जब आप फॉर्म फिल करते हैं, ओके, एप्लीकेशन फिल करते हैं तो उसमें आपको मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ऑलरेडी पूछा गया है। ओके, तो अगर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में ऐसा कैंडिडेट है जिसने ऑलरेडी हिंदी मेंशन कर दिया तो ऐसी सिचुएशन में उसका एग्जाम कौन सी लैंग्वेज में होगा। ऑब्वियसली अगर आप हिंदी मेंशन करते हैं एग्जाम फॉर्म फिल करते वक्त तो आपका एग्जाम जो प्राइमरी लैंग्वेज जो रहेगी दोस्तों हिंदी रहेगी। लेकिन उसके बाद में भी दोस्तों आपको ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करने का यहाँ पर प्रोविजन होता है दोस्तों। तो लैंग्वेज जो चेंज होगी दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगी। ओके, अगर आप हिंदी से भरते हैं तो क्वेश्चन कौन सी लैंग्वेज में दिखाई देगा, हिंदी और इंग्लिश में दिखाई देगा। अगर एक कैंडिडेट ऐसा है जिसने मराठी फिल किया था आपको फॉर्म फिल करते वक्त तो उसका जो प्राइमरी जो लैंग्वेज रहेगी, मतलब जो एग्जाम स्टार्ट होगा तो कौन सी लैंग्वेज में एग्जाम स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली मराठी में स्टार्ट होगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज उसको समझ में नहीं आती है या फिर पर्टिकुलर क्वेश्चन उसको समझ में नहीं आता है तो उसकी लैंग्वेज वो चेंज कर सकता है। लेकिन कौन सी इसमें चेंज कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में। अगर कोई कैंडिडेट को वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है और जिसकी मदर टंग बंगाली है और उसने एग्जाम फॉर्म फिल करते वक्त बंगाली प्राइमरी लैंग्वेज सिलेक्ट किया तो उसका जो एग्जाम रहेगा दोस्तों बंगाली लैंग्वेज में रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर चेंज करना है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में चेंज कर सकता है। तो इस टाइप का प्रोविजन आरआरबी हमेशा प्रोवाइड करती है। ओके, तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है दोस्तों, मतलब आरआरबी पैरामेडिकल का ही नहीं, जो आरआरबी एएलपी की एग्जाम होती है, ग्रुप डी की एग्जाम होती है, उसमें भी सेम कंडीशन होती है कि आपको पहले ही पूछा जाता है कि आपका प्राइमरी लैंग्वेज कौन सा रहेगा। प्राइमरी लैंग्वेज जो सिलेक्ट करते हैं तो एग्जाम स्टार्ट होता है तो वो आपके प्राइमरी लैंग्वेज में ही होता है। लेकिन पर्टिकुलर क्वेश्चन की आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख सकते हैं। ओके, तो आई होप कि एग्जाम की लैंग्वेज के बारे में, ओके, एग्जाम कौन सी लैंग्वेज में होगा इसके बारे में जो आपका डाउट था यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या जीएनएम कैंडिडेट्स के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है। तो देखिए दोस्तों, जिन लोगों ने नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए फॉर्म भरा है और जिनका बेसिक क्वालिफिकेशन जीएनएम है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी है, तो ऐसी सिचुएशन में उनको एक्सपीरियंस की जरूरत है क्या? नहीं दोस्तों, ऑलरेडी नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है कि आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट का देख सकते हैं, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पर कहीं पर भी एक्सपीरियंस के बारे में मेंशन नहीं है। आपको किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे बीएससी नर्सिंग क्वालिफिकेशन है, आपका चाहे जीएनएम क्वालिफिकेशन है या फिर आपका बेसिक बीएससी नर्सिंग क्वालिफिकेशन है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कहीं पर भी आपको एक्सपीरियंस वर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, आपको एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। लेकिन आपका जो कॉलेज है दोस्तों वो आईएनसी से अप्रूव्ड होना चाहिए, चाहे आपने बीएससी करी है या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी करी है या फिर जीएनएम कर रखी है। तो किसी भी सिचुएशन में आपका जो कॉलेज है वो आईएनसी से अप्रूव्ड होना चाहिए और
एक्सपीरियंस की कोई भी नीड नहीं है। इन केस अगर आपके पास में एक्सपीरियंस होगा दोस्तों, तो एक्सपीरियंस के कॉलम में आपने एक्सपीरियंस मेंशन करना होगा। अगर आपकी विश होगी कि आपको एक्सपीरियंस मेंशन करना है तो आप मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज एक्सपीरियंस होने के बाद में भी अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे नहीं फील करना है, तो आप डायरेक्टली उसको स्किप कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि जीएनएम कैंडिडेट्स के लिए जो एक्सपीरियंस की नीड है या नहीं है, इस टाइप की जो क्वेरी थी वो क्वेरी आपकी यहाँ पर सॉल्व हो चुकी होगी। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट कौन सा होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, काफी सारे मुझे कमेंट्स दिखाई दे रहे कि ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट स्टेट का चाहिए या फिर सेंट्रल का चाहिए। नो मैटर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट जो है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना कंपलसरी है। तो आप अगर नोटिफिकेशन को स्क्रॉल डाउन करते हैं, ओके, तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, फॉर्मेट दिया गया है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट का। तो ये जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। ओके, तो अगर आपके पास में ये नहीं होगा तो ये पहले आपको बनाना होगा, उसके बाद में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और किस फॉर्मेट में होना चाहिए, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। आप तहसील से बनाते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से जाके बनाते हैं तो उनको ये वाला फॉर्मेट दिखा दीजिए, वो सेम ये फॉर्मेट में आपको सेंट्रल का बना के दे देंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट का जो डाउट था, तो यहाँ पर आपका क्लियर हो चुका है। जो ऑलरेडी मैंने आपको क्लियरली बताया हूँ कि ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट जो है वो कौन सा होना चाहिए, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पर लागू नहीं होगा। ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एससी एसटी सर्टिफिकेट कौन सा होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ऐसे कैंडिडेट है, कुछ कैंडिडेट जिनके पास में एससी एसटी सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट का है, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनके पास में ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो देखिए दोस्तों, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑलरेडी है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन उसमें फिल कर दीजिए, उसमें कुछ डाउट नहीं है। ओके, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके पास में सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का एससी या फिर एसटी सर्टिफिकेट है। तो ऐसी सिचुएशन में उन्होंने क्या करना है, उन्होंने सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनाना है या नहीं बनाना है, या फिर आप डायरेक्टली स्टेट सर्टिफिकेट, जो स्टेट का सर्टिफिकेट है उसी की डिटेल यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं या फिर फिल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जिनके पास में सेंट्रल का नहीं है, जिनके पास में है उनका तो कुछ इशू नहीं है, जिनके पास में नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का एससी एसटी सर्टिफिकेट, तो वैसी सिचुएशन में अगर आप यहाँ पर देखते हैं नोटिफिकेशन में दोस्तों, फॉर्मेट फॉर कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एससी एसटी कैंडिडेट। ओके, अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है दोस्तों, लेकिन ये जो फॉर्मेट के अंदर में दिखाई दे रहा होगा, मतलब आप अपने सर्टिफिकेट को इस फॉर्मेट के साथ में मैच करके देखिए, अगर सेम फॉर्मेट में आपका स्टेट गवर्नमेंट का एससी एसटी सर्टिफिकेट दिखाई देता होगा, अगर होगा आपके पास में, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के एससी एसटी सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्टेट गवर्नमेंट का एससी एसटी सर्टिफिकेट की डिटेल्स यहाँ पर फिल करके आप अपलोड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसके पहले मैंने 2019 का एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम मेरा पास हुआ था। मैंने डीवी के लिए सेम मेरा स्टेट गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट लेकर गया हूँ। ओके, मेरा सर्टिफिकेट का वहाँ पर कुछ भी इशू नहीं हुआ था। तो आप स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं, लेकिन आपका जो फॉर्मेट है दोस्तों, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। आपका सर्टिफिकेट कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास में इस फॉर्मेट में आपका स्टेट गवर्नमेंट का एससी एसटी सर्टिफिकेट नहीं है, तो देन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बनाना होगा, अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट से भी आपका काम चल जाएगा। ओके, तो आई होप जो एससी एसटी कैंडिडेट है उनका सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जो क्वेरी थी यहाँ पर सॉल्व हो चुकी होगी। तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग एससी या फिर एसटी कैंडिडेट की बात करते हैं, तो एससी एसटी कैंडिडेट को रेलवे पास मिलती है। ओके, क्या मिलती है, रेलवे पास मिलती है। किसके लिए, आपकी जहां पर एग्जाम रहेगी तो एग्जाम के लिए रेलवे पास, टू एंड फ्रो जाने आने का खर्चा रेलवे की तरफ से मिलेगा। जिस दिन आपका डीवी रहेगा तो डीवी के लिए भी जाने आने का खर्चा रेलवे की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो वैसी सिचुएशन में एससी एसटी कैंडिडेट को उनका सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। लेकिन
कुछ SC ST कैंडिडेट ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको रेलवे पास अवेल नहीं करना है, तो वैसी सिचुएशन में उनको किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जो सर्टिफिकेट की डिटेल्स है, डिटेल्स में आपको इशूइंग अथॉरिटी, इशूइंग डेट कौन सी है, ओके, और कौन से स्टेट का है, उतनी सब इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है, लेकिन सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनको पास अवेल करना है दोस्तों, उन्हीं को ये सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सेम वे अगर हम लोग OBC NCL सर्टिफिकेट की बात करते हैं, तो OBC के कैंडिडेट्स को किसी भी प्रकार की पास नहीं मिलती है, तो इसके लिए उन लोगों को सर्टिफिकेट अपलोड करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ सर्टिफिकेट के जो डिटेल्स है, डिटेल्स में आपको इशूइंग डेट कौन सी है, इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है, कौन से स्टेट का है, वही सब चीज़ें आपको फिलअप करनी होगी। आपको किसी भी प्रकार का आपका सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। ओके, तो आई होप कि ये जो डाउट था आपका सर्टिफिकेट अपलोड के बारे में यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है? तो देखिए दोस्तों, जस्ट मैंने बताया था कि SC ST कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है अगर वो रेलवे पास अवेल करते हैं, अदरवाइज किसी को ये सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना होता है। सेम वे जो हमारा नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन होता है, तो नर्सिंग के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को अपलोड करना होता है या नहीं होता है? तो देखिए दोस्तों, हमें किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, सिर्फ SC और ST को कास्ट सर्टिफिकेट करना होता है। कौन से केस में? अगर उनको रेलवे पास अवेल करना है, अदरवाइज हमें किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है दोस्तों। ना कि हमें नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है, OBC NCL सर्टिफिकेट भी अपलोड नहीं करना है। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको सिर्फ फोटो, पासपोर्ट फोटो और आपकी जो साइन है वो अपलोड करना है। और SC ST कैंडिडेट्स अगर रेलवे पास अवेल करते हैं, तो वैसी सिचुएशन में उनको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अदरवाइज किसी भी टाइप के आपको सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। ओके, तो सर्टिफिकेट अपलोड के बारे में जो आपका जो डाउट था दोस्तों, तो यहाँ पर आपका क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डिस्ट्रिक्ट और डेट ऑफ पासिंग कौन सा मेंशन करना है? तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, काफी सारे बच्चों का आया है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम लोग ऐड करते हैं, मतलब 10th की एजुकेशन, फिर उसके बाद में 10+2 की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐड करते हैं, फिर उसके बाद में हमने अगर GNM पास कर रखी है या फिर BSc पास कर रखी है, तो उसमें डेट ऑफ पासिंग कौन सी मेंशन करना है और डिस्ट्रिक्ट कौन सा मेंशन करना है, ये वाली क्वेरी काफ़ी सारे लोगों की है। तो उसके बारे में भी मैं यहाँ पर आपको क्लियरली बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग ये वाला स्क्रीनशॉट देखते हैं, तो ये वाले स्क्रीनशॉट में आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 10+2 की डिटेल्स देख रहे हैं, और ऑलरेडी 10 की जो मैट्रिकुलेशन की डिटेल है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है आपको, क्वालिफिकेशन आपका जो रहेगा 10+2 अगर है तो 10+2 मेंशन करना होगा। फिर उसके बाद में डिसिप्लिन, कौन से डिसिप्लिन में, अगर आपने BSc नर्सिंग कर रखी होंगी तो BSc नर्सिंग, अगर आपने GNM कर रखी है दोस्तों, तो GNM यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में कौन से स्टेट से आपका GNM या फिर BSc नर्सिंग कंप्लीट हुआ है वो यहाँ पर मेंशन करना होगा। और डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज था उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर मेंशन करना होगा। अगर कोई कैंडिडेट छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से उसका GNM या फिर BSc नर्सिंग कंप्लीट हुआ है, तो उसे क्या मेंशन करना होगा, यहाँ पर बिलासपुर मेंशन करना होगा। अगर एक अधिक कैंडिडेट ऐसा है जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है और जो सागर डिस्ट्रिक्ट से अपना कोर्स कंप्लीट किया था दोस्तों, तो सागर यहाँ पर मेंशन करना होगा। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज है दोस्तों, उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर मेंशन करना है। ओके, फिर उसके बाद में जिस यूनिवर्सिटी से पास हुए वो यूनिवर्सिटी मेंशन करना है। फिर उसके बाद में दोस्तों डेट ऑफ पासिंग, तो डेट ऑफ पासिंग के बारे में काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरी है कि डेट ऑफ पासिंग में कौन सी डेट ऑफ पासिंग मेंशन करनी होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको 10th का सर्टिफिकेट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सेकेंडरी स्कूल, मतलब ये क्या हो गया, 10th का सर्टिफिकेट हो गया। तो 10th का सर्टिफिकेट हम लोग अगर नीचे देखते हैं, तो ये कॉर्नर में देखिए दोस्तों, यहाँ पर कॉर्नर में जो डेट मेंशन की गई है, तो ये डेट हमें 10th की डेट ऑफ पासिंग में मेंशन करना होगा। सेम वे अगर हम लोग 12th का देखते हैं, तो ये 12th का पासिंग सर्टिफिकेट है दोस्तों। तो 12th के पासिंग सर्टिफिकेट में लास्ट में हम लोग देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉर्नर में डेट जो मेंशन की गई है वो डेट आपको मेंशन करना होगा। अगर आपने GNM कर रखी है या फिर बेसिक BSc नर्सिंग कर रखी है, तो नर्सिंग करने के बाद में जो पासिंग सर्टिफिकेट आता है दोस्तों, ओके, पासिंग सर्टिफिकेट के ऊपर डेट मेंशन होती है। ओके, तो वो डेट मेंशन करना है। इन केस अगर आपके पासिंग सर्टिफिकेट पे डेट मेंशन नहीं है, सिर्फ मंथ मेंशन है और ईयर मेंशन है,
तो वैसी सिचुएशन में जो आपके फाइनल ईयर की जो मार्कशीट रहेगी तो उसके बॉटम में देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं उसके बॉटम में आपकी डेट मेंशन होती है। तो ये डेट यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। कौन से इसमें, ये वाले जो कॉलम है दोस्तों, तो ये वाले कॉलम में जो अभी जो डेट बताया है दोस्तों, तो वो डेट यहाँ पर मेंशन करना होगा। ओके, तो आई होप कि ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो डिस्ट्रिक्ट और डेट ऑफ पासिंग का डाउट था यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, PBSc नर्सिंग ऑप्शन नहीं है तो क्या फील करें। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग ड्रॉप डाउन बॉक्स देखते हैं तो उसमें यहाँ पर PBSc नर्सिंग का कहीं पर भी ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। तो वैसी सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, तो जो PBSc जो कोर्स होता है दोस्तों, वो GNM कोर्स कंप्लीट होने के बाद में ही किया जाता है दोस्तों। अभी इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि PBSc का कहीं पर भी आपको ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपका जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, बेसिक क्वालिफिकेशन कौन सा रहेगा दोस्तों, GNM। तो जिनका पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कंप्लीट हो चुका है और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का उसमें ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो वैसे कैंडिडेट्स ने क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पर GNM सिलेक्ट करना है। ओके, पहले तो आपको 10th की, फिर उसके बाद में 10+2 की डिटेल्स फिल करना होगा, फिर उसके बाद में आपको GNM की डिटेल फिल करना होगा। ओके, जिनका पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कंप्लीट हो चुका है उनके लिए है दोस्तों। तो आपको घबराना नहीं है, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। इवन आप एग्जाम भी देख सकते हैं, इवन आपके DB में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होता है वो किसके बेसिस पे होता है, GNM के बेसिस पे ही होता है। तो आपने सिर्फ GNM सिलेक्ट करके भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, तो जो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के जो कैंडिडेट है तो उनकी जो क्वेरी थी दोस्तों की पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, GNM का ऑप्शन फिल करना है। तो ये जो क्वेरी थी, आई होप कि ये क्वेरी यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 10+2 की डिटेल्स में साइंस विद बायोलॉजी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। ओके, तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग 10+2 की डिटेल्स ऐड करते हैं, फिर उसके बाद में डिसिप्लिन सिलेक्ट करते हैं, तो डिसिप्लिन में आपको फिजिक्स विद केमिस्ट्री दिखाई दे रहा है, फिर साइंस दिखाई दे रहा है, साइंस विद बायोलॉजी, साइंस विद केमिस्ट्री, ऐसे कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, तो ऐसे कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो उसमें अगर आप साइंस विद बायोलॉजी सिलेक्ट करते हैं, लेकिन लास्ट में जब आप फॉर्म सबमिट करने जाते हैं दोस्तों, तो उसमें कुछ दिक्कत आ जाती है, तो वैसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, तो ये ऑप्शन चेंज करके सिर्फ आपको साइंस सिलेक्ट करना है। अगर साइंस सिलेक्ट करने के बाद में भी कुछ नहीं होता है दोस्तों, तो साइंस विद केमिस्ट्री सिलेक्ट करना है। तो ये चारों ऑप्शंस आपको ट्राई करना होगा। ओके, तो आई होप कि ये जो 10+2 डिटेल्स की जो क्वेरी थी कि जो एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, तो ये क्वेरी आपकी यहाँ पर सॉल्व हो चुकी होगी। तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या ANM कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ANM कैंडिडेट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया दिया गया है, तो वो हम लोग डिटेल नोटिफिकेशन में देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप डिटेल नोटिफिकेशन ओपन करते हैं तो उसमें क्या बोला गया है कि नोट द इंडियन नर्सिंग काउंसिल हैज लेड डाउन सर्टन स्पेशल कंसेशन for the above courses in respect of auxiliary nurse midwives grade B nurses by way of reduced course period etc. Candidate obtaining the qualification prescribed above under the concession will also be eligible for the recruitment. तो देखिए दोस्तों, इसका कहने का मतलब क्या है, जिन्होंने फ्रेश ANM कर रखी है या फिर ग्रेड B का डिप्लोमा कर रखा है, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। लेकिन एज पर रिक्वायरमेंट, ओके, यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो INC द्वारा जो कंसेशन दिया गया है, तो वो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो कंसेशन किसे मिलता है दोस्तों, जो लोग ऑलरेडी आर्मी में वर्किंग है। ओके, आर्मी में जो लोग वर्किंग है और आर्मी में वर्किंग होते हुए जो लोग ANM का कोर्स पढ़ते हैं या फिर ग्रेड B नर्सिंग का जो कोर्स पढ़ते हैं, तो वैसे कैंडिडेट्स के लिए ये क्राइटेरिया लागू होता है। जो आर्मी के जो लोग होते हैं, आर्मी के स्कूल से, मतलब ऑलरेडी आर्मी में सर्विंग करना है और आर्मी में सर्विंग करते वक्त अगर इन्होंने ANM कर रखी है या फिर ग्रेड B नर्सिंग डिप्लोमा कर रखा है, तो वैसे ही कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो लेकिन इसके अलावा आर्मी के स्कूल के अलावा जो कैंडिडेट ऐसे होंगे जो प्राइवेट स्कूल या फिर किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से ANM कर रखी है, तो वैसे कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो ऑलरेडी आर्मी में या फिर डिफेंस में, किसी भी प्रकार की डिफेंस सर्विसेज में है और
डिफेंस सर्विसेज में होते हुए उन्होंने अगर एएनएम कोर्स कर रखा है या फिर ग्रेड बी नर्सिंग का कोर्स कर रखा है तो वैसे ही कैंडिडेट्स यहाँ पर इलिजिबल है। ओके, तो एएनएम के लिए जितने कुछ कैंडिडेट्स थे, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की यहाँ पर क्वेरी आई थी दोस्तों कि एएनएम कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जिनका एएनएम प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से हुआ है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप आर्मी में सर्विंग है, ओके, और आर्मी में या फिर किसी भी डिफेंस सर्विसेज में सर्विंग है और उस वक्त आपने एएनएम कोर्स कर रखा है या फिर ग्रेड बी का नर्सिंग कोर्स कर रखा है तो वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि एएनएम कैंडिडेट की रिगार्डिंग क्वेरी थी यहाँ पर सॉल्व हो चुकी होगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 10+2 आर्ट्स कॉमर्स में हुआ है तो 10+2 की डिटेल्स में क्या फिल करें। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मुझे मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया होगा तो ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि जिन्होंने 10+2 आर्ट्स में किया है और उसके बाद में जीएनएम कर रखी है, या फिर 10+2 कॉमर्स में कर रखा है फिर उसके बाद में जीएनएम कर रखी है। तो वैसी सिचुएशन में जब ये 10+2 की डिटेल्स फिल करते हैं तो वैसी सिचुएशन में कहीं पर भी आर्ट्स का ऑप्शन या फिर कॉमर्स का ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देता है। ओके, तो देखिए ये जो 10+2 की क्वालिफिकेशन है दोस्तों, इसमें जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लिखा गया है, फिर साइंस है, साइंस विद बायोलॉजी है, साइंस विद केमिस्ट्री है, लेकिन यहाँ पर आर्ट्स का भी ऑप्शन नहीं है दोस्तों, इवन यहाँ पर कॉमर्स का भी ऑप्शन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है? तो ऐसी सिचुएशन में जो कैंडिडेट्स का जीएनएम हुआ है और जिन्होंने उसके पहले आर्ट्स में 10+2 कर रखी है या फिर कॉमर्स में 10+2 कर रखी है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को क्या करना है? तो जो 10+2 की डिटेल्स है दोस्तों, ये यहाँ पर आपको फिल नहीं करनी है, इसको डायरेक्टली आपको स्किप करना है। मतलब आपने क्या करना है, सबसे पहले 10th की डिटेल, मतलब जो मैट्रिकुलेशन है, मैट्रिकुलेशन की डिटेल फिल करना है, फिर उसके बाद में डायरेक्टली आपको जीएनएम की डिटेल्स फिल करना है। 10+2 की डिटेल्स यहाँ पर आपको स्किप कर देनी है। आपको स्किप करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है दोस्तों। इसके रिगार्डिंग मैंने आरआरबी को मेल भी किया था, मेल का अभी तक के कुछ रिस्पांस आया नहीं है दोस्तों, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे जो है जो आर्ट से जीएनएम कर रखी, 10+2 आर्ट्स कर रखा है फिर उसके बाद में जीएनएम हुआ है, या फिर कॉमर्स के बाद में जीएनएम कर रखा है, तो वैसे कैंडिडेट, काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो पैनिक हो रहे कि हमारा क्या होगा, हमने क्या करना चाहिए। अगर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको रिस्क लेना होगा। देखिए वैसे तो आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना। मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि जब ऑप्शन में प्रेजेंट ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप थोड़ा भी रिस्क लेते हैं दोस्तों कि 10+2 की डिटेल्स जो है वो स्किप कर देते हैं और डायरेक्टली जीएनएम की डिटेल फिल करके फॉर्म फिल कर देते हैं, फिर भी आपका फॉर्म यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके, और इवन आपको डीवी में भी कुछ उतनी तकलीफ नहीं होगी दोस्तों, कुछ दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो जो कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिन्होंने आर्ट या फिर कॉमर्स कर रखा है फिर उसके बाद में जीएनएम कर रखी है, तो वैसी सिचुएशन में उन्होंने क्या करना है, सबसे पहले 10th की डिटेल फिल करना है, फिर उसके बाद में जीएनएम की डिटेल फिल करना है, और फिर उसके बाद में जो फाइनल सबमिशन है दोस्तों, बाकी की डिटेल्स फिल करके फाइनल सबमिट करना है। ओके, तो उन्होंने जो 10+2 की डिटेल्स है यहाँ पर डायरेक्टली आप स्किप कर देना है, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि एप्लीकेशन में जो ऑप्शन दिया ही नहीं है तो उसमें आपकी क्या गलती हो सकती है। जब आपको अगर डीबी में कुछ कोई क्वेश्चन पूछता भी है या फिर कोई अगर यहाँ पर क्वेरी उठाता है तो आप डायरेक्टली उसको वहाँ पर बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन में 10 आर्ट्स का या फिर कॉमर्स का कुछ भी ऑप्शन था ही नहीं, इसलिए हमने वो 10+2 के ऑप्शन को स्किप करके बाकी का फॉर्म फिल किए हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, मतलब अगर 10+2 के भरोसे बैठते हैं और आप फॉर्म फिल नहीं करते हैं तो वैसे भी आपका चांस जाने वाला है। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ी भी रिस्क लेके फॉर्म भरते हैं तो शायद हो सकता है कि सब कुछ सही हो जाएगा और एक्सेप्ट हो जाएगा, और डायरेक्ट 10 के बाद में जीएनएम की इंफॉर्मेशन फिल की है तो वैसा भी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो सकता है। तो आप यहाँ पर थोड़ी रिस्क ले सकते हैं। तो आई होप कि जो 10+2 कॉमर्स और आर्ट बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर उनकी क्वेरी सॉल्व हो चुकी होगी। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
एनओसी की जरूरत कब होगी और किसे होगी। ओके, तो देखिए दोस्तों, एनओसी का मतलब क्या होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो देखिए दोस्तों, ये नो ऑब्जेक्शन जो सर्टिफिकेट होता है ना, ये जो परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं, ओके, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आप स्टेट गवर्नमेंट में वर्किंग है या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्किंग है या फिर आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में वर्किंग है, लेकिन आपका जो जॉब है दोस्तों, ये बॉन्डेड या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये जो जॉब है दोस्तों, अगर आपका जॉब रेगुलर है, मतलब परमानेंट एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू के, अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय है तो उन्हीं एम्प्लॉयज को एनओसी की जरूरत होती है। एनओसी मतलब क्या होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। किसके लिए लागू रहेगा, जो परमानेंट एम्प्लॉयज है किसी भी पोस्ट पे, नो मैटर आप नर्सिंग ऑफिसर के अलावा किसी भी पोस्ट पे अगर आप वर्किंग है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत है। लेकिन ये जरूरत कब है दोस्तों, ये जरूरत आपको डीवी के लिए होती है। डीवी का मतलब क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको एनओसी की जरूरत होती है। तो एनओसी कैसे मिलेगी दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फिल करना है। ओके, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के बाद में उसकी प्रिंट लेना है। प्रिंट के साथ में एक एनओसी का आपको एप्लीकेशन, हैंड रिटन एप्लीकेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट करना होगा। मतलब ये इंटीमेशन दिए जैसा होता है। ओके, तो आप इंटीमेट करेंगे कि आप आपकी एग्जाम दे रहे, आरआरबी की एग्जाम दे रहे, फिर उसके बाद में अगर आप एग्जाम पास हो जाते हैं, फिर उसके बाद में अगर आपको डीवी के लिए बुलाया जाता है, तो जो आपका इंटीमेशन लेटर था, तो इंटीमेशन लेटर के अकॉर्डिंग आपको एनओसी प्रोवाइड की जाएगी आपके डिपार्टमेंट की तरफ से, और वो एनओसी आपको डीवी के लिए लेकर जाना होता है। ओके, तो ये आई होप कि ये एनओसी के रिगार्डिंग जो आपका डाउट था दोस्तों, यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। ओके, तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के जो कॉमन डाउट्स थे, वो सभी के सभी कॉमन डाउट्स यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किए हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपके जितने कुछ आरआरबी पैरामेडिकल पोस्ट के रिगार्डिंग जितने कुछ डाउट्स थे यहाँ पर आपके क्लियर हो चुके होंगे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसे लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही में दोस्तों, वीडियो आपके बाकी साथियों को भी शेयर करो। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो। साथ ही में दोस्तों, नर्सेज गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और एक बात दोस्तों, अगर आरआरबी एग्जाम के रिगार्डिंग आपकी कुछ भी क्वेरी होगी दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट का आंसर करने की कोशिश करता हूं दोस्तों। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।